is not required, because already I have introduced myself in the physics class, but it is a chemistry class. Only I will tell you my name, Nazirul Islam, so that you remember. Retired from Cambridge School. Now today we have to do first chapter of chemistry. What is the first chapter of chemistry? क्या? फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री. आप फिजिक्स का चैप्टर खोल लें, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. यहाँ से हम शुरू करेंगे. अच्छा, दिस पार्ट ऑफ द बुक which includes chemistry is very systematic. If you understand it right from the beginning, all concepts will be gradually clear. It is not something is taken from somewhere, something taken from some other place, and the book is written. It is written right from the basics and very systematic way. We see so many things around us. All of them which we can see, they are called by one name. बुक्स हैं, किताबें हैं, खाने की चीज़ें हैं, फ्रूट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक नाम से पुकारते हैं. वहाँ से ही शुरू हो रहा है. व्हाट इज़ दैट नेम? मैटर, है ना. मैटर. अब मैटर को डिफाइन कैसे करेंगे आप? यहाँ से शुरू हो रही है चैप्टर. हाउ विल यू डिफाइन मैटर? बताइए. नहीं, स्मॉल पार्टिकल्स में उसकी वजह ये है, हाँ, ये दो चीज़ें कंपलसरी हैं. जिससे सही कहा, जिसमें मास भी हो और स्पेस भी हो. फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ कमरे में, हाँ जी, क्या? चलिए मुझे बाद में कराएंगे, चूँकि अब क्लास चल रही है. देखिए, एक कमरे के अंदर कुछ आवाज़ के साथ कोई चीज़ बज रही है. उस कमरे में आप जाएं, आवाज़ नहीं सुनाई देगी. दूसरे कमरे में आवाज़ सुनाई देगी, आपको वो आवाज़ वहाँ तक नहीं आ रही. तो आपको एक तरह से देखा जाए तो इस कमरे में आवाज़ का असर ज़्यादा है जहाँ पे वो बज रही है. कोई डीजे बज रहा है, कुछ बज रहा है. तो एक तरह से यूँ समझो कि भाई आवाज़ की वजह से ये कमरा जो है डिस्टर्बिंग हो रहा है, क्योंकि आवाज़ यहाँ पर ज़्यादा है. वो भी वहाँ नहीं पहुँच रही है आवाज़, या वहाँ कम जा रही है. तो जगह तो एनर्जी भी घेरती है. एनर्जी कहीं से जा रही है, उस जगह एनर्जी है, वहाँ पे हीट है. हीटर के पास आपको हीट मिलेगी. आप बहुत दूर चले जाएंगे तो वो हीट, हालांकि वहाँ तक वेव्स पहुँच रही हैं, लेकिन नेग्लिजिबल हमें महसूस नहीं होगा. तो जगह का घेरना, हाँ, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ये तो बात आसानी से समझ में नहीं आएगी जब तक इसमें एक और चीज़ ऐड ना हो कि उसमें मास भी होना चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए? मास. एनर्जी में मास नहीं होता. पार्टिकल्स में मास होता है, उसमें मास है, उसमें एनर्जी होती है. मास कैरिंग पार्टिकल्स, एनर्जी कैरिंग पार्टिकल्स. लेकिन अगर खाली एनर्जी हो, जैसे हीट है या साउंड है या लाइट है, तो उसमें कोई मास नहीं होता. जबकि जो आपके मैटर है उसमें मास का होना ज़रूरी है. वो जगह भी घेरता है. तो खाली जगह घेरता है, इससे काम नहीं चलेगा. समझ में आ गई बात? और मास होगा तो जगह घेरेगा ही घेरेगा. ऐसा है, आगे चल के आप पढ़ोगे कि लाइट का डुअल कैरेक्टर है 11th-12th में जाके. तो वहाँ जाके वो पार्टिकल्स का जो, मतलब वहाँ जो एज्यूम करते हैं कि पार्टिकल से भी लाइट में होते हैं, लेकिन वो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे. यहाँ पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि लाइट जो है वो एनर्जी है और उसमें कोई मास नहीं है. क्योंकि वो जो करेक्टर है, द डुअल करेक्टर ऑफ लाइट, दैट यू विल लर्न इन हायर क्लासेस. यहाँ अभी वो स्टेज नहीं आए कि उसको हम इसके साथ मिक्स कर सकें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं. तो मैटर क्या है जो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर, कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. उसमें एयर आ गई, उसमें पानी आ गया, उसमें कोई भी गैस आ गई,
देखने में गैस लगती है, इसमें एनर्जी, इसमें क्या नाम है मास नहीं है, लेकिन उसमें भी मास होता है। गुब्बारे में आप हवा भरते हैं, उसमें भी मास होता है हवा का। हवा निकाल दें तो लेकिन वो नापेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा? तो बहुत ही सेंसिटिव वो होना चाहिए वेइंग मशीन जो उस हवा के मास को नाप सके। आम हालात में हवा का मास इतना कम होता है कि जो हमारे नापने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे उसका पता नहीं चलेगा। बात समझ में आ गई? तो चैप्टर जो ही शुरू हो रहा है मैटर का, तो उसकी बेसिक डेफिनेशन पहले शुरू होती है कि व्हाट इज़ मैटर, कि भाई मैटर जो है वो क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अब जितनी चीज़ें हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, मास होती है, सब मैटर कहते हैं। इनको ब्रॉड वे में वी कैन डिवाइड इन 2 ग्रुप्स। ब्रॉड वे में हम डिटेल में जाएं तो बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे, लेकिन ब्रॉड वे में सिर्फ 2 ग्रुप हैं। बता सकते हैं कौन से 2 ग्रुप हैं? समबड़ी? मैंने ये तो दे दिया 2 ग्रुप हैं, लेकिन कौन से हैं? नहीं, वो तो प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो प्रॉपर्टीज़ हो गई, वो भी 3 तरह की होती हैं। और कुछ बताइए। नहीं, वो तो आप जो ग्रुप्स हैं उसमें एक पर्टिकुलर ग्रुप के एक पर्टिकुलर चीज़ की डिटेल में चले गए, उसके टाइप से। देखिए, आपको वहाँ तक आपको दिमाग शायद ना पहुँचे, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो 2 ग्रुप हैं और आप डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं वो वर्ड, एक होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्या? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और एक होता है इम्प्योर फॉर्म। तो कोई भी आपके अराउंड जितने भी मैटर हैं उसको आप 2 ग्रुप बना सकते हैं। भाई ये प्योर है और ये बहुत सी चीज़ें देखने में प्योर लगती हैं या हमारे इस्तेमाल के हिसाब से वो प्योर है, लेकिन एक्चुअली वो प्योर नहीं होती। आप बात समझ रहे हैं? तो ब्रॉड कैटेगरी में मैटर कैन बी डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। उसी हिसाब से ये किताब के आगे के चैप्टर्स हैं। तो क्या है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और दूसरी क्या है? इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यहाँ तक समझ में आ गया? इसके अलावा कोई और ग्रुप बताइए आप। कोई भी मैटर हो, या तो वो इसमें होगा या इसमें होगा, या तो इस फॉर्म में होगा या इस प्योर फॉर्म में होगा या इम्प्योर होगा। कोई थर्ड कैटेगरी भी बनती है? बताओ जितनी। हाँ हाँ, क्या? वो इम्प्योर, मैं वही बता रहा था। इम्प्योर फॉर्म किसे कहते हैं? मिक्सचर का ही दूसरा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का ही दूसरा नाम मिक्सचर है। तीसरी कोई कैटेगरी आपको मिलेगी ही नहीं जितनी चीज़ें आपकी चारों तरफ है। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जो बता रहा था इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसका दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर। इसकी डिटेल आप 2nd चैप्टर में पढ़ेंगे, कितनी तरह के मिक्सचर होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है। इसलिए बड़ी सिस्टमेटिक वे में सारी बुक के इस किताब के चैप्टर्स लिखे हुए। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का एक नाम और भी है, जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। लेकिन सबसे पहले डिफाइन करेंगे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहेंगे किसे। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर किसे कहेंगे? देखने में कोई चीज़ प्योर लग रही है, लेकिन एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिससे प्योर नहीं होती। जैसे कोई एग्जांपल दोगे जो देखने में प्योर है लेकिन प्योर नहीं है? वाटर है। वाटर के अंदर सॉल्ट घुले होते हैं। अगर वो सॉल्ट जो पानी में घुले हैं, अगर वो निकल जाए और 100% प्योर वाटर हो जाए तो हमें उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और 100% प्योर वाटर, जिसे डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं, वो तकरीबन प्योर होता है। वो भी पीने से नुकसान भी होता है। जो बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स डिज़ोल्व है नेसेसरी हैं, वो उनको अब बॉडी में जाके डिज़ोल्व करके निकाल देता है, तो उससे नुकसान होता है। तो जो हम पानी पीते हैं उसमें सॉल्ट्स होते हैं। इसलिए डॉक्टर जो हैं हाँ इम्प्योर है। हालांकि हम प्योर कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो प्योर नहीं है। कोई समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्योंकि इसलिए तो प्योर फॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर किसे कहेंगे? बताइए मुझे, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए आपके हिसाब से? क्योंकि प्योरिटी या इम्प्योरिटी का पता कैसे पता चलेगा? पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज से, इन्हीं से तो पता चलेगा। अब जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? अलग अलग या सेम?
अगर अलग अलग होगी, मिसाल के तौर पे आपने कहा जी ये प्योर शुगर है, शुगर कैन बी प्योर, आपने उसको मुंह पे डाला, मिठास आई और बीच फिर खटास आ गई या नमकीन आ गया, तो आप कहोगे ये प्योर शुगर है। अगर मिठास के साथ नमक का मज़ा भी आ रहा है या मिठास के साथ खटाई का मज़ा भी आ रहा है, तो आप क्या कहोगे कि ये प्योर नहीं। आप इमीडिएटली कहोगे ये प्योर नहीं है। प्योर होती तो इसमें नमक का और खटास का मज़ा नहीं आता। तो प्योरिटी का पता कैसे चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं जिनसे वो बनता है, उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होनी चाहिए। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड हैव सेम प्रॉपर्टीज़, दैट इज कॉल्ड प्योर। अब जैसे आप उन्होंने एग्जाम्पल दी कि वाटर जो हम पीते हैं वो क्या प्योर नहीं है, अब उसमें सॉल्ट घुला है, जब आप उसको केमिकली एनालाइज करेंगे, वो सॉल्ट को अलग कर देंगे, तो सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, और जो पानी है एक्चुअल वाटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगे। सॉल्ट्स भी कई तरह के हैं, जब उन सॉल्ट्स को अलग अलग करेंगे, जो कई तरह के सॉल्ट्स हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से अलग मिलेंगी, एक जैसी नहीं होंगी। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि मैटर की बेसिकली कितनी फॉर्म होती हैं, ब्रॉड वे में दो। एक को हम क्या बोलते हैं, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, और दूसरे को क्या कहते हैं, इम्प्योर फॉर्म। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को अक्सर जो होता है उसको हम सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस सब्सटेंस भी कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। और एक मिनट, और आप जो भी सवाल है वो नोट कर लें जब मैं कहूँ तब। और खाली सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की क्या डेफिनेशन होगी, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मैटर वेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी जिनसे वो बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहते हैं जिनसे वो बना है, डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। सिंपल डेफिनेशन, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम प्रॉपर्टी, वो प्योर फॉर्म हो गई। देन ऑल मतलब सब कुछ की सेम हो सकती है, सबकी सेम नहीं होगी। जैसे हवा है, अब हवा में खाली ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी दूसरे की होगी, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग अलग नहीं होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड से मैच करेगी, तो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ कर दें, सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जगह एक जैसी होंगी अगर उनको अलग कर लें। लेकिन अब कुछ की एक जैसी हैं, लेकिन बाकी सबसे कंपेयर करें तो सबकी एक जैसी, तो हम ये नहीं कह सकते। एक दो इसमें कभी भी गलती क्या करते हैं, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज दैट मैटर वेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा कि हर एक की अलग होनी चाहिए, तो फिर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वो भी अलग होनी चाहिए, जबकि वो अलग। तो हम ये नहीं कहते ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, हम क्या कहते हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। यानी कुछ की सेम होगी, सबकी सेम। कॉमन सेंस की बात है, आपने पानी में चीनी घोली, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, तो चीनी की प्रॉपर्टी चीनी के मॉलिक्यूल से मैच करेगी, जितने भी हैं सारे एक जैसे होंगे, और नमक के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नमक से मैच करेगी। लेकिन हम कहें जी सबकी प्रॉपर्टी अलग है, वो भी गलत है। तो कि नमक की नमक से मैच कर रही है और चीनी की चीनी से मैच कर रही है, वो बहुत सारे चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं, और हम कहें सबकी एक जैसी है, वो भी गलत है। तो क्या वर्ड यूज़ होगा कि ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैटर, दैट फॉर्म ऑफ मैटर वेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट समझ गए, जिनसे वो चीज़ बनती है, जिनसे वो बनी है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। वर्ड याद रहेगा ना ये। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम प्रॉपर्टी, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो गई। ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी, ये मत कहना ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव डिफरेंट, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका मतलब है हर एक का एक एक तरह का पार्टिकल है, ऑक्सीजन का एक ही मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक ही है, किसी और तरह की गैस है उसका एक ही, ऐसा नहीं है। कार्बन ऑक्सीजन के जितने भी मॉलिक्यूल हैं हवा के अंदर बहुत सारे, लेकिन उन सब की प्रॉपर्टी एक जैसी है। लेकिन पूरी हवा से कंपेयर करें तो अलग, बाकियों से अलग होगी जो दूसरी गैसेज है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दैट सब्सटेंस इन विच, इसको सब्सटेंस भी कहते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को जहाँ भी वर्ड सब्सटेंस आए, प्योर सब्सटेंस लिख दो, कोई हर्ज नहीं है, खाली सब्सटेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब है हम सब्सटेंस जो है, इसका मतलब हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं। मिक्सचर के साथ सब्सटेंस गलत यूज़ होता है अगर कोई करता है तो। मिक्सचर को हम सब्सटेंस नहीं कहते। वजह
कि प्योर सब्सटेंस वर्ड प्योर चीज़ के लिए यूज़ होता है, समझ में आया? तो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का दूसरा नाम क्या है? मिक्सचर। ये बात समझ में आ गई? अब कोई पूछे व्हाट इज मिक्सचर, तो एक डेफिनेशन मिक्सचर की आपको यहाँ से मिल जाएगी। इट इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर वेयर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। और भी डेफिनेशन बना सकते हैं, मीनिंग सबकी सेम निकलेगी। ये याद रखिएगा, डेफिनेशन हम कितनी ही बना ले, उनका बेसिक जो थीम होगा वो सबका सेम निकलेगा, चाहे वो फिज़िक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में भी हमने, फिज़िक्स में भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, वेलोसिटी की कई सारी डेफिनेशन हमने दी थी, तो मीनिंग सबका एक ही था। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये दो तरह का मैटर के दो फॉर्म हो गई। कौन कौन सी? एक प्योर इम्प्योर फॉर्म और एक प्योर फॉर्म। अब इस चैप्टर में जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, प्योर हो या इम्प्योर हो, तो अभी हम बात करेंगे। उसमें प्योरिटी और इम्प्योरिटी का चक्कर नहीं है, उसमें तो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी, वो प्रॉपर्टी सब में पाई जाएंगी, चाहे वो प्योर फॉर्म हो चाहे वो इम्प्योर फॉर्म। तो अगर मैटर है, वो प्रॉपर्टीज़ मैटर की हैं एज ए होल। अब वो मैटर प्योर हो या इम्प्योर, जब हमने कहा ना मैटर की, अब मिसाल के तौर पे कहती इंसान के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब वो प्रॉपर्टी किसी इंसान में अगर कहीं वो की जाए, बताई जाए, तो वो अमेरिका में अलग होंगी, लंदन में अलग होंगी, जापान में अलग होंगी। अगर इंसान में तो सबकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी, दो आँखें होंगी, दो हाथ होंगे, दो पैर होंगे। आज जो समझ में आए ना, जितने भी इंसान हैं उनमें ये कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं, तभी उसको हम इंसान कहेंगे। अगर उसका खुदा ना करे उसमें कोई चीज़ नहीं है, मिसाल के तौर पे आँखें जो पीछे की तरफ है, तो कहीं कोई नई मखलूक है, इंसान तो है नहीं। नाक पीछे की तरफ है या सर के ऊपर है, तो हम कहेंगे कोई नई मखलूक है, इंसान नहीं है। अल्लाह ताला में कुदरत है, अल्लाह ताला जितनी नई चाहे मखलूक बनाना चाहें बनाते हैं, और है भी कुरान में। लेकिन जब हम इंसान कहेंगे तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, भाई ये होना चाहिए सब, ये दो आँखें हैं, एक नाक है, मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, एक स्ट्रक्चर बेसिकली दिमाग में आता है। जब हम इंसान कहते हैं तो किसी घोड़े का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आता, किसी खच्चर का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आता, बंदर का स्ट्रक्चर दिमाग में नहीं आता। एक दिमाग में एक तस्वीर आती है, इंसान कह रहा है तो ऐसा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? क्योंकि वो एक ख़ास कैटेगरी के लोग हैं। तो इसी तरह जब हम मैटर कहेंगे ना, तो मैटर के ना जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो इसमें भी होंगी और इसमें भी होंगी, चाहे प्योर हो चाहे वो, मेरा कहने का मतलब उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना। जब मैटर की जो प्रॉपर्टीज़ है, अब कोई पूछे जी अभी जो प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करूँगा कि भाई वो कौन सी फॉर्म ऑफ मैटर में पाई जाती हैं, तो आपका जवाब ये होगा कि वो मैटर की प्रॉपर्टीज़ है वो हर फॉर्म में पाई जाती है, चाहे वो प्योर हो चाहे वो इम्प्योर हो। ये बात समझ में आ गई? अब इसकी जो डिटेल है वो सेकंड और थर्ड चैप्टर में, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका आइडिया दे दूँ कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो भी दो ग्रुप में डिवाइड हुई थी। हाँ बिल्कुल सही है कि या तो एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पे शुगर वो है, ये हम कहते हैं ये गोल्ड है, तो हम और प्योर गोल्ड है। इसका मतलब है इसमें सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी है, किसी और पार्टिकल की प्रॉपर्टी से मैच नहीं है, इसमें कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है। एलिमेंट गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ऑक्सीजन हुई, है ना, जाकर जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। समझ में आ गई बात? है आयरन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सारे एलिमेंट्स हैं, और कई एलिमेंट्स मिला के कोई और चीज़ बन जाती है, प्रॉपर्टीज बदल जाती है, सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वो होता है क्या? कंपाउंड। जैसे शुगर, आप कहते हो जी शुगर प्योर है, अब बात समझ में आई नहीं आ गई? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कंपाउंड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी कलेक्ट करो, उन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, इसलिए वो प्योर में आ जाएगा। वाटर भी प्योर है बिल्कुल, खाली अगर वाटर कहे ना तब तो वो कंपाउंड में आएगा और वो प्योर में आएगा। लेकिन एज सुन एज यू विल से ड्रिंकिंग वाटर, अब वो प्योर नहीं रहा। तो ड्रिंकिंग वाटर कौन सा होता है? जिसमें सॉल्ट्स भी घुले होते हैं, तो वो प्योर।
आपने कहा रिवर वाटर, रिवर के पानी में सॉल्ट्स घुले होते हैं, वो भी प्योर नहीं रहा। खाली वाटर, किसी कंपाउंड का केमिकल नेम लो, खाली उसका ना केमिकल नेम लो, वो प्योर में माना जाएगा। लेकिन आपको जी वो बाजार में तो प्योर नहीं मिलता, ना मिले। हम जो बात कर रहे हैं उसके प्योर की बात कर रहे हैं। हमने अब कहा वाटर ये प्योर है, इसको हम कंपाउंड कहेंगे और ये प्योर फॉर्म में आता है। लेकिन एज सुन एज यू से ड्रिंकिंग वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, तो ये प्योर क्यों नहीं रहा? क्योंकि हमें मालूम है कि रिवर के पानी में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं, घुले हुए भी होते हैं। और ड्रिंकिंग वाटर तो हमें मालूम ही है कि भाई ड्रिंकिंग पानी जो होता है, आप TDS घर में पानी का देखते हैं तो उससे चेक कराते हैं TDS कितना है, जो RO से पानी आ रहा है। अगर वो TDS जो है वो 50-60 से कम होता है तो डॉक्टर मना करते हैं उसे पीने को। तो TDS पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे जिस्म को फ़ायदा पहुँचाते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो नुकसान होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? तो इज़ इट क्लियर टू यू कि वाटर इज़ ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर? लेकिन एज सुन एज यू से ड्रिंकिंग वाटर, इज इट ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर? नहीं है। सिमिलरली मिल्क, आपको जी ये प्योर मिल्क है, इज इट करेक्ट? क्यों नहीं? हाँ, मिल्क के अंदर जो होती है फैट होती है, समझ में आ गई? और कई और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिनसे वो मिल्क बनता है। तो उसको हम मिक्सचर कहेंगे प्योर। हम अपने पीने के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए तो प्योर कह सकते हैं। जो हमारा जो डेली लाइफ का प्योरिटी का वो है ना, क्या नाम है, नुस्खा, और जो हम प्योरिटी को अपने नाप से हम देखते हैं हमारे इस्तेमाल में आ सकती है नहीं आ सकती, हमें फ़ायदा तो नुकसान तो नहीं पहुँचाएगी, हम उसे प्योर कहते हैं। हालांकि केमिस्ट्री की टर्म्स में वो प्योर हो सकता है ना हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हमने कहा जी प्योर फॉर्म ऑफ मिल्क, प्योर मिल्क है। तो अब प्योर मिल्क केमिस्ट्री की टर्म्स में ये होता है कि सारे पार्टिकल की प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए, जबकि उसमें अलग अलग टाइप के पार्टिकल हैं, फैट के पार्टिकल अलग हैं और दूसरे कई ऑर्गेनिक सब्सटेंस उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो केमिस्ट्री की टर्म्स में, एक्चुअल फिजिक्स उसके डेफिनेशन की टर्म्स में वो प्योर नहीं है। हम इसीलिए उसको प्योर कहते हैं डेली लाइफ में कि वो हमें नुकसान नहीं पहुँचा रहा, उसमें कोई नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ मिक्स नहीं है। समझ में आ गई? शुगर, ये प्योर शुगर है, क्या ये सही है? क्या ये हो सकता है? क्यों? जब आप बाजार से शुगर खरीदते हो वो मिक्स करके वो चीज़ें बेचता है। शुगर इज़ ए केमिकल कंपाउंड, वो कंपाउंड जो होता है प्योर में आता है। अब उसमें कोई चीज़ अलग से मिक्स कर दो वो फिर मिक्सचर बन जाएगा, देखने में चाहे वो मीठा लगे चखने में। लेकिन जब हम खाली शुगर कह रहे हैं तो हम उस कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो उसका, जिससे जो बना है, जिन चीज़ों से मिलके बना है और जो उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उसके पार्टिकल्स का। आप जब किसी चीज़ का नाम लेते हैं किसी कंपाउंड का, तो आप ये मत एज्यूम करिए इसमें इम्प्योरिटी भी होगी। जब आप कंपाउंड का नाम कर रहे हैं चाहे वो प्योर ना मिले कहीं भी, लेकिन हम जब उसको केमिकल नेम ले रहे हैं, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं प्योर वाली उस कंपाउंड की, चाहे वो मार्केट में मिले। जैसे हम वाटर कहें तो पानी बाज़ार में प्योर हो या ना हो, लेकिन हम जब वाटर कह रहे हैं तो हम उस वाटर की बात कर रहे हैं जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है और उसमें कोई और क्या पार्टिकल शामिल नहीं, चाहे वो बाज़ार में, मार्केट में, घर में हो या ना हो। कॉमन सॉल्ट बताइए, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, बताइए प्योर है इम्प्योर है? आप ये देखें वो एलिमेंट और कंपाउंड में किसी की कैटेगरी में आ रहा है, तो कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड ये कंपाउंड की कैटेगरी में आता है और हम उसका केमिकल नेम ले रहे हैं। तो जब केमिकल नेम ले रहे हैं इसका मतलब जिन पार्टिकल से बना है वो सारे के सारे पार्टिकल उसी से बने, तभी वो कॉमन सॉल्ट कहलाएगा। अगर कोई पार्टिकल सोडियम और क्लोरीन से मिलके बना है, सोडियम क्लोराइड बन गया, कोई पोटाशियम और क्लोरीन से मिलके बना है, पोटाशियम क्लोराइड बना, वो भी उसमें है, तो फिर वो प्योर। जब हम उसको प्योर कह रहे हैं इसका मतलब है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब का कंपोजिशन सेम है। जब केमिकल नेम लेते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड क्या प्योर है तो सही ना? इज इट प्योर? बताइए क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ मिक्स है, उसमें और भी बहुत सारी, कार्बन डाइऑक्साइड इज पार्ट ऑफ एयर, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें और बहुत सारी गैसेज हैं। तो लेकिन जब आप खाली कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो आप कमरे की ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मत एज्यूम करिए। आप किसी खास जगह के वहाँ तो प्योर नहीं होती, इसका मतलब हम प्योर कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बनी है।
एक उसका एक मॉलिक्यूल एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है, हम उसकी बात कर रहे हैं, चाहे वो कमरे कहीं प्योर हो या ना हो, लेकिन हम बात उसी की कर रहे हैं। जैसे वाटर, अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है कि जब हम वाटर कह रहे हैं तो हम कहीं भी वाटर का फॉर्मूला लिखेंगे H2O लिखेंगे, हम उसमें प्लस नमक प्लस और चीज़ें वो ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्योर कंपाउंड की, जिसमें कुछ और मिक्स, चाहे वो मार्केट में पाया जाता हो या ना पाया जाता हो। जब वाटर कहा इसका मतलब प्योर पानी, प्योर वाटर, वो कंपाउंड है, और कंपाउंड जो होते हैं वो सारे प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होते हैं, जितने भी कंपाउंड हैं दे आर ऑल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जितने भी एलिमेंट हैं दे आर ऑल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। समझ में आ गई बात? आपने कहा गोल्ड, आपको जी उसमें तो वो कॉपर मिक्स कर देते हैं, हम तो गोल्ड का नाम ले रहे हैं ना, हम उस गोल्ड की बात नहीं कर रहे जिसमें कॉपर या सिल्वर या कोई और चीज़ मिक्स है, वो एलिमेंट है, और एलिमेंट क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। आपने कहा आयरन, समझ में आ गया? तो अब एलिमेंट का नाम है, प्योर होगा इम्प्योर होगा? क्या इम्प्योर होगा? प्योर होगा, क्योंकि एलिमेंट है। अब उस आयरन के अंदर कुछ और चीज़ें मिक्स कर दी तो हम उस आयरन की बात ही नहीं कर रहे हैं जिसमें कुछ मिक्स है, हम तो खाली उस आयरन की बात कर रहे हैं जिनके सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। तो ये बेसिक, हाँ जी बोलिए। कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने अभी नहीं दी। कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों प्योर है। कंपाउंड के नाम से जब भी आप किसी कंपाउंड का नाम लेते हैं और आपको पता है ये कंपाउंड है, तो चाहे बाजार में प्योर मिलता हो या ना मिलता हो, समझ में आ गई, हम उसे क्या मानेंगे? प्योर मानेंगे, क्योंकि हम उसके अकेले, जैसे वाटर है, वाटर कंपाउंड है, तो हम वाटर का जो फॉर्मूला लिखेंगे, नाम लिखेंगे, किसी रिएक्शन में उसको हम शो करेंगे तो हम H2O लिखेंगे और हम ये सब एज्यूम करेंगे ये वाटर है, प्योर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, जब हम खाली कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है, तो वो प्योर है इम्प्योर है? वो है कंपाउंड है ना, तो क्या होगी? वो प्योर होगी, ख़त्म होगी बात। पानी इम्प्योर जब होगा जब उसके साथ आप ड्रिंकिंग वाटर वर्ड लगा दो, आपने उसके साथ सी वाटर लगा दिया, रिवर वाटर लगा दिया, वेल वाटर लगा दिया, तब वो इम्प्योर हो सकता है, होगा, उसमें और चीज़ें सॉल्ट्स घुले होते हैं। लेकिन खाली जब वाटर कहेंगे तो वो एक कंपाउंड है, और कंपाउंड और एलिमेंट ये दोनों प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की डिफरेंट कैटेगरीज है। तो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दो तरह के होते हैं, या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा। खाली अब मैंने आपको कहा निकल, अब बताइए ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में आएगा या नहीं आएगा? मैंने निकल वर्ड बोला, प्योर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि निकल एलिमेंट है, और एलिमेंट जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होता है। मैंने आपसे कहा प्लैटिनियम, क्यों? वो एलिमेंट हो, एलिमेंट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैंने आपसे कहा मिसाल के तौर पे क्या लें हम? ग्लूकोज, बताइए, कंपाउंड है और वो प्योर में आ जाएगा। उसमें जो हम जब बहुत से ग्लूकोज के पास उसमें होता है किस शेड, वो होता है क्या नाम है, ऑरेंज टेस्ट होता है, ये होता है, तो उसमें फिर वो मिक्सचर बन जाता है। तो ऑरेंज टेस्ट लाने के लिए उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। किसी और टाइप का टेस्ट चाहिए, मैंगो टेस्ट चाहिए, तो उसमें कुछ मिक्स कर देते हैं। लेकिन जो प्योर ग्लूकोज होता है वो कंपाउंड है, और वो कंपाउंड है तो वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर में आएगा, उसको हम सब्सटेंस कह सकते हैं। इसलिए जिस डेफिनेशन में हमें एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को यूज़ करना है, दोनों को हम इंक्लूड करना चाहते हैं, तो हम बजाय एलिमेंट और कंपाउंड वर्ड अलग अलग यूज़ करने के हम सब्सटेंस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जब हम सब्सटेंस कह रहे हैं इसका मतलब है कि उसमें एलिमेंट भी इंक्लूड है और कंपाउंड भी। लेकिन जहाँ सिर्फ एलिमेंट की बात हो रही है, कंपाउंड को इसमें इंक्लूड नहीं है, वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, लेकिन खाली एलिमेंट की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम सब्सटेंस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। आप डेफिनेशन में आगे आप देखेंगे क्यों, क्योंकि सब्सटेंस खाली एलिमेंट नहीं है, सब्सटेंस कंपाउंड भी है। आप खाली एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जिसमें कोई दूसरा भी इंक्लूड हो जाए। आप बात समझ में आए नहीं आएगी? उसमें आप क्या
इसमें क्या करेंगे, उसमें एलिमेंट ही वर्ड यूज़ करेंगे, कंपाउंड वर्ड या सब्सटेंस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। इसकी एक मिसाल मैं आपको बड़ी डेली लाइफ में से दे देते हैं कि भाई मिसाल के तौर पे हमने कहा इंडियन। अब इंडियन में बांग्लादेश का वो क्या नाम है, ये जो है तमिलनाडु, वहाँ का भी रहने वाला हो सकता है, केरला का रहने वाला भी हो सकता है, कश्मीर का रहने वाला भी हो सकता है। ये सारे इंडियंस हैं। बात समझ में आ गई। अब मैं कहूँ किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में जो केरला का रहने वाला है, केरलाइट है, अब मैं उसके बारे में कोई ख़ास बात बता रहा हूँ कि भाई केरलाइट्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कलर ऐसा होता है या उनका लुक ऐसा होता है, जो भी कुछ है। तो मैं अगर ये कहूँ इंडियंस का लुक ऐसा होता है, तो वो सही होगा गलत होगा? क्यों गलत होगा? क्योंकि मैं सिर्फ केरलाइट्स की बात कर रहा हूँ। अब मैं इंडियन कहूँगा तो उसमें तो सारे आ जाएंगे, जो उस जैसे नीग्रो जैसे बोलते हैं। नीग्रो अफ्रीकन लोगों को कहते हैं। वो हमें पता है किस तरह के होते हैं, काले होते हैं, जनरली 99% वो काले होते हैं। समझ में आ गई बात? अब मैं कहूँ कि भाई कि वो ये ब्रिटिशर है, तो हम ब्रिटिशर जब मैं कहूँगा इंग्लैंड का रहने वाला, तो उसमें गोरे भी होंगे और काले भी, जिसको भी बताने की सिटीजनशिप मिली हुई है, इंडियन भी होंगे उसके अंदर। लेकिन अगर मैं निग्रो कहूँगा तो उसको मैं क्या नाम है, वो बिल्कुल अलग कैटेगरी हो जाएगी। उसको मैं खाली ब्रिटिशर नहीं कहूँगा, खाली ब्रिटिशर या ये ब्रिटिशर है, इसको बताने की सिटीजनशिप है, ये तो मैं कह सकता हूँ। लेकिन मैं खाली ब्रिटिशर कहूँ कि ब्रिटिशर है और इसके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, तो ब्रिटिशर में तो हर तरह के होते हैं, काले भी होते हैं और गोरे भी होते हैं, येलो भी होते हैं। चाइनीज़ भी बहुत से ब्रिटिश नेशनलिटी लिए हुए वहाँ पे बसे हुए, इंडियन भी बसे हुए। तो जब हम खाली एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वर्ड एलिमेंट यूज़ करेंगे, सब्सटेंस वर्ड यूज़ क्यों नहीं करेंगे? बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में ये पॉइंट आएगा। क्यों वर्ड यूज़ नहीं करेंगे? क्योंकि जब हम सब्सटेंस कहेंगे तो उसमें कंपाउंड भी आ जाएगा, जबकि उसमें हम उसको इंक्लूड नहीं करना। इसी तरह जहाँ पे हम कंपाउंड की बात करेंगे, खाली प्योर कंपाउंड, तो वहाँ पे भी सब्सटेंस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एलिमेंट आ जाएगा। तो ये बहुत देख सोचिए, सब्सटेंस वर्ड कहाँ यूज़ करना है, सब्सटेंस या प्योर सब्सटेंस, जहाँ पे हम दोनों की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की भी और कंपाउंड की भी। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं अगले पार्ट पे आऊँगा कि आपको मैटर की डेफिनेशन समझ में आ गई। कोई भी चीज़ जिसमें वज़न हो और जगह घेरती हो वो मैटर कहलाती है। उसकी ब्रॉड कैटेगरीज कितनी है? हैं? 2। तीसरी कैटेगरी आप मुझे बता दो। कोई भी नहीं बता सकते, या तो प्योर होगा या इम्प्योर होगा। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम प्योर सब्सटेंस या खाली सब्सटेंस कह सकते हैं, और इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं। इन दो के अलावा तीसरी कैटेगरी में वो नहीं आएगा। और जब हम प्योर फॉर्म ऑफ मैटर कहते हैं तो वो 2 तरह के होते हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। हाँ जी, क्या? जोर से बोलिए, खड़े होकर जोर से बोलिए, क्या कह रही हैं आप? क्या चीज़? क्या कह रही है? सॉल्यूशन बेटे मिक्सचर होता है। अगला चैप्टर सॉल्यूशन का है, समझ में आया ना? सॉल्यूशन जो है वो मिक्सचर की कैटेगरी है। जब आप मिक्सचर पढ़ेंगे तो उसमें हमने आपको कहा था मिक्सचर कितनी तरह के होते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन है वो मिक्सचर। उसमें से कुछ को हम सॉल्यूशन कहते हैं, कुछ को सॉल्यूशन नहीं कहते, किसी और नाम से पुकारते हैं, लेकिन है वो मिक्सचर। तो जब आप वर्ड सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो वो मिक्सचर में आता है। तीसरी कैटेगरी आप बता ही नहीं सकते मैटर की। आप समझ में आ गई? या तो वो क्या नाम है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा या इम्प्योर। अब तुम ये तो कह नहीं सकते कि भाई ये इसमें ये प्योर इम्प्योर है, ये तो वर्ड हो ही नहीं सकता। दोनों तो नहीं हो सकते ना, प्योर है तो इम्प्योर नहीं होगा और इम्प्योर है तो प्योर नहीं होगा। तीसरी कैटेगरी बनती ही नहीं है। अब बाकी जो आपके इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, ये आपको सेकंड चैप्टर में इसकी डिटेल है। इसलिए किताब बड़ी सिस्टमेटिकली लिखी गई है, जो आपकी 9th की किताब है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जो प्योर में भी पाई जाती हैं प्रॉपर्टीज़ और इम्प्योर में भी पाई जाती हैं।
और प्रॉपर्टी का एक बात ध्यान रखिएगा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। कोई एक प्रॉपर्टी को दूसरी स्टेज पर, इस प्रॉपर्टीज़ की भी कई स्टेजेस होती हैं। तो हम पहली स्टेज की बात कर रहे हैं, कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं? जैसे सॉलिड है, वही चीज़ लिक्विड है। पानी को अगर जमा दोगे तो बर्फ़ बन जाएगी, लेकिन वो रहेगा तो वाटर ही ना। पानी को अगर ड्रिंकिंग वाटर है या पहने वाला पानी है तो उसको हम खाली वाटर कहते हैं। हमें और कोई वर्ड ऐड करने की, लेकिन फॉर्मूला उसका भी वही है जो आइस का है। और अगर हम उसको उबाल दें तो वो स्टीम कहलाएगी, है ना। फॉर्मूला उसका भी वही है। फॉर्मूला वो अलग बात है, हम उसको पीने के काम में नहीं ला सकते स्टीम को, उनकी अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बदल जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन सब की, चाहे वो आइस हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर, चाहे वो पानी हो, और चाहे वो लिक्विड वाटर हो, चाहे वो गैस की फॉर्म में हो, केमिकल प्रॉपर्टी सबकी एक जैसी होंगी क्योंकि वो सेम चीज़ से बनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए तो नाम बदल जाएगा, और जब नाम बदल जाएगा तो उसका क्या नाम है, प्रॉपर्टीज़ भी बदल जाएंगी। तो वो अब इसी चैप्टर में पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। क्या हो गया टाइम? अब इसके बाद अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, मैटर की जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ है? सबसे पहले कि मैटर जो है कैसे भी, कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, वो पार्टिकल नेचर का है। बड़ा हो तो उसको आप फोर्स लगा के छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं, और छोटा कर सकते हैं। कुछ हम फोर्स लगा के छोटा करते हैं, कुछ वक्त के साथ अपने आप छोटे होते जाते हैं। तो जितने भी मैटर पाए जाते हैं, चाहे वो किसी फॉर्म में भी हो, चाहे वो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो, चाहे वो पार्टिकल से मिलके बना है, इसलिए हम कहते हैं मैटर इज़ पार्टिकुलेट इन नेचर। पार्टिकुलेट इन नेचर का मतलब क्या है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ये पहली प्रॉपर्टी है। यानी ये था कि मैटर कॉन्टीन्यूअस होता है, पूरा एक बड़ा सा पीस होता है, या छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो उसका आंसर क्या है कि किसी भी फॉर्म में मैटर हो, वो बड़ा पीस भी हमें नज़र आ रहा है, वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है। समझ में आ गई बात? और छोटा पीस है वो उससे भी छोटा पार्टिकल से मिलके बना है। तो बेसिकली जितनी भी मैटर की फॉर्म है वो सारी की सारी किस नेचर की होती हैं? दे आर पार्टिकुलेट नेचर। पार्टिकुलेट नेचर का मतलब कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है। आप शुगर क्यूब देखते हैं, शुगर क्यूब पे आप हाथ मारें या थोड़ा मारें, छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाता है। प्लास्टिक है उसको आप अगर सख्त प्लास्टिक है, आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। पिघलाएंगे, गर्म करेंगे तो पिघल के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। तो अलग कैसे करें वो अलग बात है, वो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन वो बने छोटे छोटे पार्टिकल से है, चाहे वो इतना बड़ा पीस हो, चाहे वो पहाड़ के बराबर हो, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। तो मैटर इज़ क्या है? पार्टिकुलेट नेचर का है, पार्टिकल नेचर का है। अच्छा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जिनसे वो बना है, मैटर जिन पार्टिकल से बना है, दे आर स्मॉलर देन आवर इमेजिनेशन। हम ये नहीं कह रहे दे आर इनफाइनेटली स्मॉल, वो गलत हो जाएगा। स्मॉलर देन आवर एक हमारी इमेजिनेशन है यार, कितना छोटा होगा, इतना छोटा होगा, जितना हम सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा छोटा होता है, चाहे वो शुगर का ही पार्टिकल क्यों ना हो। हाँ, क्या चीज़? गुड़ जो है, इन्होंने अच्छा सवाल पूछा है। गुड़ जो है वो बेसिकली उसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। अलग अलग जगहों के गुड़, अलग अलग चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं। तो जब हम वर्ड गुड़ बोलते हैं तो हम बेसिकली हम जानते हैं कि किसी जगह गुड़ या ये होता है, ऐसा होता है, किसी गुड़ जो होता है उसमें कुछ और केमिकल मिक्स होते हैं। तो कौन सी फॉर्म मैटर में आ जाएगा? वो इम्प्योर में आ जाएगा। शुगर आएगी प्योर में। शुगर कंपाउंड का नाम है जिसको हम शुगर कहते हैं। ग्लूकोज एक कंपाउंड का नाम है जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं। समझ में आ गई ना बात ये? और जो अगर वो शुगर, वो जो जिसको आप गुड़ कह रहे हैं, अगर वो एक जैसे पार्टिकल से बना है, उसमें किसी ने कुछ मिक्स नहीं करा, तो भी वो प्योर में आ जाएगा। लेकिन आमतौर से जो वर्ड गुड़ यूज़ होता है, वो जो बनता है गुड़, तो उसमें वो शुगर से ही मतलब बेसिकली गन्ने के रस से बनता है। अब गन्ने के रस को किस तरह से केमिकली उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उसके अंदर प्रोसेस करते हैं, फिर अल्टीमेटली गुड़ में बदल जाता है।
पार्टिकल तो सारे मैटर, कैसे भी मैटर हो पार्टिकल से मिलके बना है, कैसे भी मैटर हो, चाहे प्योर हो चाहे वो इम्प्योर। अलग अलग सब्सटेंस हो सकते हैं। बनाने वाले जो गुड़ बनाते हैं वो उसमें बनाते बाद कुछ केमिकल भी डाल देते हैं दूसरे, तो वो केमिकल की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाएंगी। मैं एक बार ख़त्म कर रहा हूँ 1 मिनट में।